ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट। अब देखिए हम लोग शुरू में ही चैप्टर का देख रहे थे कि दो मेथड है, एक क्या है फॉर्मूला या अलजेब्रिक मेथड है जो अभी तक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, और दूसरा मेथड क्या था ब्रेक इवन चार्ट, है ना। तो चार्ट के थ्रू भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बुक में ही देखिए किसका, मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का तो इसमें पता क्या चलता है, हमको चार्ट के थ्रू पता चलेगा, है ना। तो ये चार्ट बन गया तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है ऐसे पता चलेगा, अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, तो चार्ट के थ्रू हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं इस केस में। ठीक है, तो एजम्पशंस फिर जो लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट का, तो वही ब्रेक इवन पॉइंट वाला ही एजम्पशंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, एजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट के लिए। ठीक है, तो इसको आप रीड करिए खुद से। ठीक है, पहले हम लोग देखें ना एजम्पशन, तो उसी के जैसा आपको नजर आएगा, है ना। फिर एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट है, तो एडवांटेज क्या है, पहला देखिए इन्फॉर्मेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इजी फॉर्म में रहता है। मैनेजरियल डिसीजंस के लिए हेल्पफुल है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, डिवीजन्स अगर लिखा है डिसीजंस कर लीजिएगा। और नॉलेज प्रॉफिट का पता चलता है, फोरकास्ट हम लोग आगे का कर सकते हैं, है ना, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करती है, और डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एज वेल एज प्रॉफिट दोनों का पता चलता है ना। ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालते तब ना हमको पता चलता है भाई प्रॉफिट मेरा कब कहाँ जनरेट होने वाला है। ब्रेक इवन पॉइंट हम जहाँ क्रॉस करेंगे वहाँ ना, तो प्रॉफिट के बारे में तो पता चलता है। तो चार्ट्स भी तो यही हेल्प करता है हमको, है ना। फिर लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट्स लिखा हुआ है, क्या क्या लिमिटेशन है मेरा ब्रेक इवन चार्ट का, क्या क्या कमी है इसमें, है ना। तो पहला बताया गया इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एजम्पशंस, को बहुत सारा एजम्पशन है जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर सरकमस्टेंस में सही बैठे, है ना। फिर इट सप्लाइज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, एक तरह का लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही इससे हम ले पाते हैं, है ना, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग को अलग अलग चार्ट्स बनाना पड़ता है इस मेथड के अंडर, ताकि हम मतलब अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए, इफ़ेक्ट्स को समझने के लिए कि चेंज करेंगे अगर हम फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, तो वहाँ पे वो तो फॉर्मूला से हो जा रहा था मेथड 1 में। यहाँ आपको फिर से पूरा एक नया चार्ट बनाना होगा कि पुराना वाला चार्ट फिर नया वाला चार्ट, दोनों में फिर अंतर समझिए। ठीक है, तो इस केस में पुराना वाला ज़्यादा इजी है ना, फॉर्मूला को यूज़ करना। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। फिर इग्नोरेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको नहीं देखता है, तो क्या निकालता, बस ब्रेक इवन कितना होगा आपका, है ना। अमाउंट उसमें मायने नहीं रख रहा है ना। ये तो क्या है, सिर्फ एक नंबर में बता देता है ना कि आपका इस लेवल पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। कितना हम इन्वेस्ट किए उससे तो कोई मतलब नहीं, मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आया, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उससे कुछ मतलब नहीं है ना। क्योंकि यहाँ तो बस हमको एक पॉइंट बस पता चलता है, ठीक है, कि इस पॉइंट में आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे आगे क्रॉस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। फिर कोई रेमेडीज आपको इसके अंडर नहीं मिलता है, ये तो क्या है, बस हम लोग बस फॉर्मूला के समझते हैं, यहाँ से आंसर तो कुछ नहीं निकलता है, बस एक समझने के लिए ये पता चलता है हमको कि इस लेवल को हम पार करेंगे तो प्रॉफिट जनरेट होने लगेगा। फिर स्टैटिक व्यू है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर लेवल पे ही ये चीज़ बताता है अभी का जितना है मेरा, है ना। तो डायनामिक नहीं है कि जैसे जैसे मेरा सेल्स चेंज होगा तो फिर नया खुद से ही हम वो बन जाए, वो तो ऐसा नहीं है, हमको तो देखना पड़ेगा ना उसको फॉर्मूला लगा के फिर से। ठीक है, मतलब चेंज होगा अगर तो पुराना वाला हो सकता है उतना हेल्पफुल ना हो अगर आगे मेरा कंडीशंस चेंज हो, ठीक है, यूनिट्स चेंज हो, सेल्स यूनिट्स, ठीक है, कॉस्ट में चेंज आए तो हमको फिर से करना पड़ेगा। फिर चार्ट से हम लोग इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट मिक्सेस का वो पता नहीं चलता है। ठीक है, एक सिंगल ब्रेक इवन चार्ट आपको इफ़ेक्ट नहीं बता पाता है कि अलग अलग जो प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं हम लोग उस पे प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका, है ना। तो जैसे पहले में हम लोग फॉर्मूला के वो पता कर रहे थे कि प्रॉफिट, जैसे वेरिएबल कॉस्ट घटा 2000 तो प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया हमारा। तो यहाँ पे तो वो नहीं पता चले, यहाँ तो चार्ट हम बना रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट मिक्स का। ठीक है, चलिए फिर मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रेक इवन चार्ट है। ठीक है, तो क्या क्या मेथड है बनाने का, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मतलब चार्ट्स पे कैसे इसको बनाते हैं, है ना। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग इसे समझते हैं, क्योंकि चार्ट्स पे हमको बनाना है। देखिए, हमको चार्ट के थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट समझाना है। तो बताइए ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो हमको चाहिए सबसे पहले एक तो
कितना क्या चाहिए, पहले तो हमको चाहिए क्वांटिटी चाहिए ना, कितना हम बेच रहे हैं, मतलब यूनिट्स का हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, लिख लीजिए कॉपी में, पहला यूनिट्स चाहिए। ठीक है, दूसरा हमको क्या चाहिए, हम क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हम जानना चाहते हैं तो हमको पता होना चाहिए ना वेरिएबल कॉस्ट कितना आया मेरा, फिर फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा, फिर और क्या चाहिए, सेल्स कितना आया मेरा, तब ना पता चलेगा। तो देखिए यूनिट्स पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया, फिक्स कॉस्ट, तो इससे क्या हुआ, टोटल कॉस्ट आ गया, और सेल्स पता चल गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्लॉट करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको प्लॉट करके समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका देखिए बुक में आप स्टेजेस पढ़ सकते हैं। पहला स्टेज में जैसे, चलिए हम थोड़ा इसमें बोलते हैं कि पहला स्टेज इसमें जैसे बुक में क्या बताया गया, आप तो ड्रॉ कर लीजिए पहले लाइंस को। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होता है, उसका भी लाइन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये फिक्स कॉस्ट का लाइन हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट आपका जो स्टार्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो से ही स्टार्ट होता है ना, तो ज़ीरो यूनिट, फिर जितना भी यूनिट मेरा बढ़ते जाएगा। यहाँ यूनिट्स ऐसे लिख लिए हम, और यहाँ जो भी कॉस्ट है या रिवेन्यूज़ है, कॉस्ट या दोनों ही है, कॉस्ट एंड रिवेन्यूज़ दोनों। ठीक है, वो आ गया। तो वेरिएबल कॉस्ट फिर मेरा जीरो, यहाँ ये 0 पॉइंट है तो वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। फिर एक यूनिट हम बनाएंगे तो मेरा क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट इतना लग गया, फिर और बना रहे हैं तो इतना और लग गया, और बना रहे हैं तो इस तरह से ये लाइन बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा टोटल कॉस्ट लाइन एक हो गया। ठीक है, फिर अब हम क्योंकि जब सेल करेंगे तो सेल कर रहे हैं हम, तो सेल कहाँ से स्टार्ट होगा, वो भी ज़ीरो से। जब ज़ीरो कुछ नहीं बेचे हम तो ज़ीरो ही है। फिर एक बेचे तो हमको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज़ है, कितना अर्न हुआ। फिर 2 बेचे, 3 बेचे, इस तरह से देखिए ये भी बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट आएगा, ये पूरा काटेगा इसको, अब कॉस्ट लाइन को काटेगा। ये कौन सा लाइन है, सेल्स लाइन। ठीक है, टोटल सेल्स लाइन, तो ये काटेगा इसको। अब जहाँ कटा ये, ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब इसको सिंपल में ऐसे समझिए, ये है सेल्स लाइन हमारा, ये क्या है, फिक्स कॉस्ट लाइन, और ये क्या है, टोटल कॉस्ट लाइन है ना। टोटल कॉस्ट तो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ऐसे गया। ठीक है, ये हो गया फिक्स कॉस्ट, ये हो गया सेल्स लाइन। ठीक है, सेल्स लाइन, ये हो गया टोटल कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन। अब देखिए इस लेवल पे जहाँ सेल्स और टोटल कॉस्ट मिल गया, तो यही क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और यहाँ क्योंकि हम लोग यूनिट्स लिखते हैं तो पता चल जाएगा कितना यूनिट्स हम बेचे, है ना, कितना यूनिट्स हम बेचे कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। और इधर हम लोग रुपीज़ लिखते हैं, कॉस्ट एंड रिवेन्यूज़, तो उससे क्या पता चलेगा हमको कि यहाँ तो टोटल कॉस्ट कितना है और रिवेन्यू मतलब सेल्स वाला सेल्स कितना है। इस लेवल को जैसे मतलब पार करेंगे, मतलब अब जिस पॉइंट के बाद सेल्स लाइन ऊपर चल गया कॉस्ट लाइन से, ठीक है, टोटल कॉस्ट लाइन से, तो क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होने लग गया। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट होने लग गया, तो ये जो एंगल है, ठीक है, जितना बड़ा होगा उससे क्या पता चलेगा, मेरा प्रॉफिट का चांसेस और मतलब प्रॉफिट और क्या होगा, मेरा ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिए। इसमें बुक में देखिए टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आइए वो साथ में ही कवर करिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, तो वैसा जो एंगल रिजल्ट होता है, मतलब आता है कैसे, इंटरसेक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल बना यहाँ पे, इतना डिग्री का एंगल बना ना, तो इसमें आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल शो करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या शो करता है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, मतलब प्रॉफिट बाय सेल्स, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट ऊपर और सेल्स नीचे। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन इनटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स लिख लीजिएगा इनटू 100, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या शो करता है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, मतलब क्या, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, लिख लीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शोज रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इक्वल टू, मतलब क्या हुआ इसका, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रेट ऑफ, या सोज रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100।
ठीक है, तो अभी हम लोग देखे ही कि एक वो लाइन को जहाँ बीट करता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा सेल्स आगे निकल जाता है टोटल कॉस्ट लाइन से, वहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट होता है और वहीं से एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, देखिए इवन बुक में भी बताया गया है कि हम अब कैसे बढ़ा सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होगा उतना ही हमको प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस होगा। तो कैसे कर सकते हैं, सेल्स लाइन को हम और अगर ऊंचा कर ले, मतलब और ज़्यादा बीट करे ये किसको, टोटल कॉस्ट लाइन को, तो जितना मेरा ऊंचा होगा, क्या जितना ऊंचा होगा हमारा सेल्स लाइन किससे, टोटल कॉस्ट लाइन से, उतना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, उतना प्रॉफिट मतलब हमको क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। फिर कॉस्ट को घटा के टोटल कॉस्ट लाइन को और नीचे करके, मतलब क्या करके, कॉस्ट को और घटा के भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब प्रॉफिट को और बढ़ा सकते हैं। तो जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमको। ठीक है, क्लियर है। और आप ये भी पढ़िएगा, जो बुक में भी लिखा हुआ है उसको भी पढ़िए। तो समझने के लिए सिंपल वर्ड्स में हम बोले, लेकिन आपको भी पढ़ के उसका मीनिंग समझना है। हाँ, और ये जो अभी बोले हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप सिंपल वर्ड्स में, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में, और इंपॉर्टेंट लिखिए इसको शॉर्ट नोट्स के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ब्रेक इवन चार्ट का भी इवन उसमें लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में, ब्रेक इवन चार्ट भी। ठीक है, तो ब्रेक इवन चार्ट में, ब्रेक इवन चार्ट शॉर्ट नोट्स के लिए, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब देखिए प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन जो है उसको भी इसी के साथ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रैक्टिकल में सबसे पहले 34 है। 34 में आइए, एक समझ गए सब समझ जाएंगे, क्योंकि चार्ट ही है ना वो बनाने वाला, और ऐसा हम लोग पहले चार्ट फॉर्म इकोनॉमिक्स में और उससे पहले भी बनाए हुए हैं ना, मैथ्स ये सब में, ज्योमेट्री में ये सब। ठीक है, तो ईजी है एकदम। देखिए आइए 34 में लिखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट बताइए, ए सर्टेन ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफ के थ्रू बताइए। कब कब लिखा हुआ है, अगर यूनिट्स आपका अलग अलग लेवल का है, कितना है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। वेरिएबल फिर कॉस्ट है कितना, 6000, 12000, 18000, 24000 और 30000। फिर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है कितना, सब में 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है, ये नहीं चेंज हो रहा है। टोटल कॉस्ट आ गया हमारा 16,000, 22,000, 28, 34 और 40,000, और सेल्स अलग अलग है ना। तो अब आपको बनाना है। तो देखिए अभी हम लोग देखें कि इसको हम लोग पहले कैसे बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए तो ग्राफ प्लॉट किए ऐसे, पहले नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, कितना यूनिट्स है, आउटपुट या सेल्स इन यूनिट्स। ठीक है, कितना है इसमें, देखिए 1000 है, फिर 2000 है, तो आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, या जैसे बुक में 0.5 करके 1000 लिया गया है। हाँ, अगर आपके में लिखा हुआ है चार्ट में इन लैक्स ऑफ रुपीज़, तो लैक्स ऑफ रुपीज़ तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, लैक्स ऑफ रुपीज़ को काट दीजिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, कॉस्ट एंड रिवेन्यू इन लैक्स ऑफ रुपीज़। इन लैक्स ऑफ रुपीज़ है कहाँ, काटिए उसको, लाख रुपीज़ तो है ही नहीं। कितना है, 1000 में है ना। ठीक है, 1000 कर लीजिए आप। ठीक है, कर लिए। ठीक है, तो 1000 में है, तो हम लोग सिंपल में बना सकते हैं। तो जहाँ से सबसे लो लेवल से स्टार्ट हुआ है कितना, 1000, फिर 2000, फिर 3000, इस तरह से भी कर सकते हैं, या 500 500 500 करके भी हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए कितना है, 1000, ये क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट और रिवेन्यू लिखते हैं लेफ्ट साइड में, है ना, ये लाइन पे वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट का लाइन बना लेते हैं ना। फिक्स कॉस्ट कितना में है, 10,000। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का हम लोग सबसे लो सेल्स कितना है, 10,000 है ना, तो रुपया में, तो 10,000 से ही स्टार्ट करते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो सहूलियत पड़े, 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10,000, 20,000, 30,000, इस तरह से बढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले मेरा फिक्स कॉस्ट लाइन हम बना लेते हैं, ये फिक्स कॉस्ट लाइन हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 16,000 से टोटल कॉस्ट स्टार्ट होता है, मतलब ज़ीरो अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरा कुछ नहीं लगेगा। और फिर क्या बताया गया है कि जब आपका यूनिट 1000 आप सेल करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना आता है आपका, 16,000। तो 10,000 तक का तो यहाँ तक है, यहाँ पे है ना। 16,000 के लिए यहाँ पे करना होगा थोड़ा हमको। ठीक है, इसका हाफ से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, तो 16,000। ये हो गया पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है,
1000 सेल्स पहले लिखते हैं ना एक्स एक्सिस वाला, और फिर क्या लिखते हैं वाई एक्सिस वाला। वाई एक्सिस में क्या है 16000, टोटल कॉस्ट कितना हुआ 16। तो एक लाइन बना हमारा यहाँ से, फिक्स कॉस्ट से बनता है ना एक लाइन जीरो से, या मतलब इसका 0 पॉइंट से। तो 10,000 तो मेरा कभी भी खर्च होगा, 10,000 से बढ़ रहे हैं अब हम, तो 10,000 से ऊपर गए कितना पे 16, 1000 और 16,000, 1000 क्या है यूनिट्स है और 16,000 क्या है रिवेन्यू। ठीक है, रुकिए हम इसको ठीक करते हैं, थोड़ा ज़्यादा लाइन हो गया है। ठीक है, देखिए अब तो यहाँ से एक लाइन गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा डॉट है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब सेकेंड में क्या है, जब 2000 हम सेल करते हैं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट कितना पहुँच गया 22,000। तो 2000 में आपका सेल कितना हो रहा है 22,000। चलिए 22,000 में आइए, 2000 में 22,000 सेल हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखिए 2000 है एक्स एक्सिस पे और 22,000 है वाई एक्सिस पर। क्लियर है सबको। तो देखिए ये लाइन और बढ़ गया, इसी तरह ये लाइन हमारा ऐसे 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 करके बढ़ते जाएगा, टोटल कॉस्ट लाइन है। हाँ अच्छा, अगर आपको डाउट आए कि सर यहाँ फिक्स कॉस्ट तो 10,000 है, वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ नहीं बेचेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट का ज़ीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का लाइन ही नहीं बना रहे हैं। अब समझ में आया, वेरिएबल कॉस्ट का अगर लाइन बनाते तब ना उसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हम लोग किसका लाइन बना रहे हैं, हम लोग तो टोटल कॉस्ट का लाइन बना रहे हैं। और टोटल कॉस्ट का क्योंकि लाइन बना रहे हैं, टोटल कॉस्ट क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो आपका लगेगा ही ना, इवन आप ज़ीरो भी अगर बनाते हैं तो आपका फिक्स कॉस्ट जो है उसका तो लग ही रहा है। ठीक है, इसीलिए वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए यहाँ से, ये टोटल कॉस्ट लाइन देख लिए। अब देखिए सेल्स लाइन, सेल्स लाइन तो जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि आप कुछ नहीं बेचेंगे तो कितना आपका सेल हो रहा है ज़ीरो। ठीक है, और एक यूनिट बेचेंगे तो कितना 1000, 2 यूनिट बेचेंगे, सॉरी 1000 यूनिट्स पे आपका कितना लग रहा है वो देखिए, चेक करिए। 1000 यूनिट्स के लिए हमारा सेल्स कितना है 10,000, तो ये है 1 यूनिट, 1000 यूनिट्स के लिए सेल्स कितना है 10,000। तो इसका पहला पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है 1000 यूनिट्स के लिए हम मेरा सेल्स कितना है, सेल्स है 10,000। ठीक है, चलिए ये किस पे हो गया एक्स पे और ये किस पे हो गया वाई पे। और फिर देखिए 2000 जब हम यूनिट्स बिकता है तो उससे मेरा कितना रिवेन्यू, सेल्स कितना जनरेट होता है। तो 2000 के लिए हम लोग यहाँ पे ठीक है ये सब कर रहे थे ना 10,000, इसको 10,000 ले रहे थे, इसको 20,000, ठीक है इसको 30,000। तो जैसे ही आप 2000 बेचते हैं तो सेल्स कितना हो जाता है आपका 20,000, तो 20,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा 2000 यूनिट्स के लिए सेल्स रिवेन्यू कितना है 20,000। तो अब देखिए ये जीरो से जो स्टार्ट हुआ था यहाँ 10,000 पे मिला था सेल्स लाइन, फिर यहाँ 20,000 पे मिला, इस तरह से ये आगे 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 बढ़ेगा और देखिए काटेगा एक जगह जाके। ठीक है, तो जहाँ ये काट दिया ये क्या हो गया हमारा टोटल सेल्स लाइन, मतलब या सेल्स लाइन बोलते हैं इसको। तो ये सेल्स जब आगे हो गया किससे, टोटल कॉस्ट से, और जहाँ पे ये कटा, मेनली जहाँ कटा उसी को क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक लाइन आ गया। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अपने से, लेकिन पहले बनाइए, पहले बुक का नहीं देखिएगा, पहले जैसे अभी समझ के एक बार भले ही देख रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर बनाइए भी, एक बार बस एक बना लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी हम रिवीजन करवाएंगे इसको। तो ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, और इससे भी पता चलेगा कितना हम बेच रहे हैं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है। तो आप देखिए जैसे बुक में ये क्या आया 2500 यूनिट जब आप सेल करते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। तो 2500 में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ रुपीज़ है वो क्या शो करेगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। ये क्या शो करता है नीचे जो गया ये है यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में ना हम लोग देख लिए नीचे में क्या लिखा है यूनिट्स, और ये क्या सेल करता है रुपीज़। तो कितना रुपीज़ है वो आपका ये वाला लेवल बताएगा। तो चार्ट के थ्रू भी निकल जाता है। ठीक है, कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ठीक है, और इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल के चेक कर सकते हैं, है ना। तो हमको अगर चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो इसमें भी निकाल के देख सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको फार्मूला से अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं, फार्मूला क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स के लिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे करें, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट मेरा 10,000 है,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए देखिए 1000 यूनिट जब हम सेल करते हैं तो टोटल कितना आता है 10,000। 1000 यूनिट बेचने पे तो 1 यूनिट का दाम कितना हो गया 10 रुपया। और वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है 6000 आता है, तो 6000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ गया 6 रुपया। तो इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आ जाएगा हमारा 2500। तो ये यूनिट्स में आ गया। और रुपीज़ में हमको अगर करना है तो 2500 यूनिट्स है और 1 यूनिट का कितना दाम है 10 सेलिंग प्राइस, तो कितना आ गया 25,000। तो ग्राफ में भी देख लेंगे कि लेफ्ट साइड 25,000 आया है कि नहीं और नीचे में 2500 आया है कि नहीं। तो चेक हो गया ग्राफ का और फॉर्मूला का, है ना, रिजल्ट सेम। अब इसका जो चार्ट है उस लाइन को समझ लीजिए, देखिए समझते हैं। चलिए पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट का एक लाइन आ गया, ये एक्स है ये वाई है, सेल्स का 0 से स्टार्ट होता है, टोटल कॉस्ट का यहाँ से स्टार्ट होता है फिक्स कॉस्ट वाले से। तो ये है सेल्स लाइन, ये है टोटल कॉस्ट लाइन। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। किस में आया ये ब्रेक इवन पॉइंट, नीचे में यूनिट्स में और इधर में रुपीस में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया फिक्स कॉस्ट, अब बुक का आपको समझ में आ गया ये क्या हो गया फिक्स कॉस्ट। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या हो गया, ये वाला पोर्शन ये क्या है टोटल कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ टोटल कॉस्ट लाइन है ही। अब और क्या है इसमें, ये सेल्स और टोटल कॉस्ट में, ये इसमें और इसमें जितना अंतर है वो क्या है हमारा प्रॉफिट है ना। तो वो प्रॉफिट शो कर रहा है, ये प्रॉफिट हो गया। अभी हम लोग पढ़े ये क्या हो गया, ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग ये ग्राफ का जो अलग अलग पॉइंट्स है वो हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 34 आप होमवर्क में लिखिए, ये आप कर लेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। 35 को भी होमवर्क में लिखिए, 35 को होमवर्क में, 34 तो हम लोग डिस्कस कर लिया अभी, 35 को भी लिखिए लेकिन बनाने का ज़रूरत नहीं है। 35 में एक नोट लिख लीजिए, तो ब्रैकेट में एक नोट लिख लीजिए। यूनिट्स अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स अगर नहीं लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए व्हेन 35 में एक्चुअली यूनिट्स नहीं लिखा हुआ, जैसे हम लोग का 34 में यूनिट्स लिखा था ना 1000 2000, तो इसमें नहीं लिखा हुआ। तो क्या करना चाहिए हमको, लिख लीजिए ब्रैकेट में व्हेन यूनिट्स आर नॉट गिवन कॉमा देन यूनिट्स आर अज्यूम्ड, एज्यूम कर लेंगे हम लोग कि पहला कितना है वो 1000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ है, दूसरा कितना है 2000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसमें सीधे बताया हुआ है सेल्स है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40% और फिक्स कॉस्ट है 1,50,000। तब आप बताइए कैसे आप निकालेंगे। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट इसमें निकाल लिया गया 2,50,000 और फिर क्या किया हम लोग इसका अलग अलग लेवल्स ऑफ सेल मतलब यूनिट्स को अज्यूम कर लिया गया है। हाँ, तो अब जैसे सेल्स है 1 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारा आ ही गया, तो सेल्स है जैसे 1 लाख, ठीक है। उससे पहले आप यूनिट्स लिख लीजिए, यूनिट्स कितना यूनिट्स के लिए मान लेंगे, ये कितना यूनिट्स के लिए 1000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। फिर 2 लाख के बगल में लिख लीजिए 2000 यूनिट्स के लिए। ये सब हम लोग माना हुआ फिगर है, ठीक है, कि 1 लाख पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 40%। 40% कितना होता है 40,000, ऊपर में क्वेश्चन में लिखा है ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40%। फिर फिक्स कॉस्ट कितना है 1,50,000, तो 1,50,000 तो हर लेवल के लिए सेम होगा, इसलिए 1,50,000 लिख दिया गया। टोटल कॉस्ट क्योंकि हमको चाहिए ना, हम लोग जैसे देख रहे थे कि हमको चार्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, ठीक है, फिक्स कॉस्ट चाहिए और क्या चाहिए, सेल्स भी चाहिए हमको, ठीक है। तो मतलब यूनिट्स ऑफ सेल वो भी चाहिए और सेल्स का जो है कितना सेलिंग प्राइस है कम से कम वो चाहिए, तो वो सब के लिए हम या सेल्स टोटल में चाहिए। तो फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो 1 लाख के लिए मान लिए 1000 यूनिट्स है, 2 लाख के लिए 2000 यूनिट्स है। इस तरह से हम लोग ये चार्ट को कंप्लीट किए, ठीक है। बाकी का तो हम लोग जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या टोटल कॉस्ट आया, फिर इसी को प्लॉट कर दिया गया है। लेकिन जो इसका चार्ट जो मेरे बुक में है वो चार्ट सही नहीं बना हुआ है, हाँ, तो आप देख लीजिएगा अपने से समझ लीजिएगा इसमें चार्ट, क्योंकि जो मेरे बुक में चार्ट नहीं बनाया है, लेकिन उनको चार्ट बनाना तो समझ लिए। तो हम लोग का एक बार ये फिगर्स अवेलेबल है कि सेल्स यूनिट्स इतना है, सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग चार्ट खुद से भी बना सकते हैं, है ना। चलिए 36 में आइए। तो 36 में इलस्ट्रेशन 36 में क्या बताया गया है, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया गया है, सॉरी निकालना है आपको।
तो बस वही चार्ट जो हम लोग समझ लिए हैं वो क्या करना है, उसी को हम लोग प्लॉट कर देंगे, हम लोग तो समझ ही लिए हैं, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम लोग शो कर सकते हैं, ये जो लाइन होता है यहाँ जहाँ कट करता है ना, ये जहाँ कट किया तो वहाँ पे क्या होता है, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जहाँ सेल्स लाइन आगे निकल जाता है किससे, टोटल कॉस्ट लाइन से, ठीक है। तो क्या शो करता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कवर हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ये चैप्टर जो है ब्रेक इवन पॉइंट और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी डाउट है तो डाउट क्लासेस में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। जो जो इलस्ट्रेशन बोले हैं बस उसका ध्यान रखिएगा, कम से कम बेसिक इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर ले ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेंगे और यहाँ क्योंकि वीडियो है ही तो जो उसमें बताया गया है उस पर ध्यान देंगे तो आगे के लिए तब खुद से जब करेंगे तो थोड़ा ईजी भी रहेगा और थोड़ा इजी लगेगा, है ना। और बनाने से क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। तो बनाना भी है बेसिक, है ना। ऐसे ही नहीं सोचना है कि हमको फॉर्मूला याद है हो जाएगा, नहीं, एक दो आप बनाइए कम से कम, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सबको।